वेलकम टू ए डिजिटल पॉडकास्ट। ए डिजिटल की इस नई सीरीज़ में हम मुख्तलिफ उमूर पर बात करेंगे। ये ऑडियो पॉडकास्ट का सिलसिला है। पाकिस्तान में आप लोगों को इल्म है कि ज़्यादातर वीडियो पॉडकास्ट होती हैं, लेकिन हम ऑडियो पॉडकास्ट के मीडियम को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ईरान इसराइल जंग के बारे में, और वो किस तरह से ये जंग पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही है। इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और रिसर्चर जी एम बलोच साहब। जी एम साहब ईरान जाते भी रहे हैं। जीएम साहब का ईरान में एक्सटेंडेड फैमिली भी वहाँ मौजूद है, और जीएम साहब के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं उस रीजन से भी, और पाक ईरान सरहदी इलाकों से भी। जीएम साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अ, कुछ बताइए, इस वक्त क्या सूरत हाल है आपकी? अब ईरान में अपने रिश्तेदारों से कोई गुफ्तगू हुई हो, कोई बातचीत हुई हो, लोग क्या कैसा फील कर रहे हैं, क्या हालात हैं? जी, उमेर साहब, पहले तो हम बलूचिस्तान को देखें अगर ईरानी तनाज़ुर में और स्पेशली सहाफ़ती नुक्ता निगाह से, तो बलूचिस्तान जो है वो उसको वहाँ जो ऑफ़िशियल नाम दिया गया है जिस पे आम जो बलूच तबका है उसकी नाराज़गी है, उसको कहते हैं वहाँ सीस्तान बलूचिस्तान। क्योंकि कुछ सीस्तानी इलाकों को मिला के और कुछ बलूचिस्तान के जो अपने ज़मीन थी उनको कट करके जो है वो उसका हिस्सा काट करके एक तरफ रखा गया है जिसको हम अब आजकल जो है वो ज़ायदान से लेकर अगर हम बंदर अब्बास तक देखें वो तो पूरे पूरे ईरान का 11% का है लैंड है। लेकिन जुग्राफ़ी जो है सरहदें हैं उस हवाले से वहाँ की बलूचिस्तान की बहुत अहमियत है। क्योंकि अगर हम मशरिक़ वस्ता की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, तो अगर ईरान को प्योरली कोई जोड़ रहा है तो वो वहाँ बलूचिस्तान है। ओके। और फिर बलूचों की जो क्लेम लैंड्स हैं वो इससे ज़्यादा है 11% से। इन इलाकों में अटैक्स हुए हैं अभी इसराइल के? मेरे ख्याल है इन इलाकों पे कोई बमबारी नहीं हुई। नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वो रिजीम चेंज का एक तासुर हमें मिल रहा है कि वो मख़सूस एक आइडियोलॉजी के लोग या उस पूरे सिस्टम में जो हैं लोग उनको हिट कर रहे हैं। अब तक ये चीज़ें हैं लेकिन क्योंकि 1-2 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें चाबहार में आलिया पोर्ट और बंदर अब्बास पोर्ट में कुछ पुरस्रार ब्लास्टेज़ और इस तरह की जो है वो अर्थक्वेक टाइप की चीज़ें लोगों ने महसूस की हैं। वो अब उस मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहा जा रहा क्योंकि वहाँ एक तो वैसे ही जंग में ऑडिट और वो इन्फॉर्मेशन की ख़ालिस इन्फॉर्मेशन या जो प्योर इन्फॉर्मेशन है या किसी हद तक प्राइमरी डेटा है, उस तक एक्सेस मुमकिन नहीं है। लेकिन लोगों का एक आम लोगों से आप बात करें, वो कह रहे हैं कि ये भी सब कुछ इज़राइली प्रॉक्सीज़ का ही था कि उन्होंने उस वक़्त से ही स्टार्ट कर लिया था कि इसराइली प्रॉक्सीज़ इस पूरे क्राइसिस में जिस तरह से सामने आई हैं, और इसराइल ने ईरान के अंदर जिस तरह से अटैक्स किए हैं, वो बड़ा आई ओपनिंग होना चाहिए खुद ईरानियों के लिए भी, और मेरा ख़्याल है किसी दर्जे में पाकिस्तान के लिए भी। डू यू थिंक कि इस रीजन में भी, जिस रीजन का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसराइली प्रॉक्सीज़ का कुछ इन्फ्लुएंस होगा? क्योंकि ये तो बहरहाल एक हॉटबेड है इंसर्जेंसी और उसके हवाले से, लेकिन यहाँ अभी तक कोई बड़ी एक्टिविटी एज़ सच नज़र नहीं आई, ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल यहाँ आप देखें बलोच सोसाइटी को अगर हम ईरान में देखें तो उसकी मुख्तलिफ आप उसको तक़सीम कर सकते हैं। एक बलूच तबका वो है जो वहाँ रह रहा है और वो अपनी शिनाख्त के लिए लड़ रहा है। वो अब उसकी पूरी एडवोकेसी ये है कि वो जो है उसकी ज़मीन है, वो ईरान और तेहरान के उसके ज्यूरिडिक्शन में या इस रिजीम के अंदर होते हुए रिफ़ॉर्म्स के थ्रू उनको मिले। क्योंकि एक और भी चीज़ है जो इनको डिवाइड करती है ईरानी समाज में, एक तो नस्ली अक़लियत ये खुद को काउंट करते हैं, फिर मज़हबी हवाले से भी एक सेक्ट या सेक्शन कह सकते हैं कि ये लोग मेजॉरिटी में सुन्नी हैं। अच्छा, मुझे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये एक अच्छा सवाल आ गया। ज़रा मुझे थोड़ा-सा क्लियर कर दें। आपने बता दिया कि ये जो सूबा है, ये तकरीबन ईरान के रीत उसका इलाके का 11% बनता है। आबादी का क्या तनासुब है यहाँ पे? बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कुछ अर्बन सेंटर्स भी हैं क्या? और इस तरह हमने बताया कि सुन्नी अक्सरियत है, तो क्या कितने बलोच हैं, कितने दीगर लोग हैं? थोड़ा-सा कुछ डेमोग्राफ़ी अगर आप एक्सप्लेन करें। इस पे जो है वो क्योंकि प्राइमरी डेटा वहाँ एक बहुत बड़ा मसला है ईरानी सरकार के पास कि आप चीज़ों की बुनियादी आपसे इंफॉर्मेशन करें। फिर असेसमेंट या वो जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो सरकार कर रही होती है। लेकिन एक रफ़ सा मैं आपको बताऊँ कि अर्बन क्लस्टर्स 2 बड़े हैं। ओके। ठीक है, चाबहार एक बलूच मेजॉरिटी है जिसको हम अगर कंपेयर करें कराची से, क्योंकि कराची पे भी बलूचों का क्लेम रहा है कि हम नेटिव में से हैं, तो ईरानी चाबहार में भी वो कहते हैं, लेकिन वहाँ उनकी प्रेज़ेंस जो है वो 70% से ज़ायद है। ओके।
ठीक है, वो एक एक्टिव पोर्ट सिटी है। उसके बाद अगर हम जाते हैं ज़ायदान, जिसके मुतल्लिक वो कहते हैं कि वो इंजीनियर्ड करके नान बलूच इलाके में तब्दील किया गया। ओके, जैसे हम फ़लस्तीनी इलाकों को देखते हैं, वहाँ के लोकल्स के क्लेम इसी तरह के हैं, ठीक है। क्योंकि उनको इंजीनियर्ड करके अब तेहरान ने जो है वो चाहा कि ये इनके असर रसूख और इनकी जो समाजी और माशी पहलू हैं, उनको थोड़ा-सा धकेल लें यहाँ से। तो वहाँ भी आप देखें तो अबव 50% लोग जो है वो बलूची ज़ुबान बोलते हैं और वो खुद को क्लेम करते हैं कि वो नस्लन बलूच हैं, ओके। ज़ायदान में भी। उसके साथ-साथ फिर बलूचों का एक ये है कि एक बड़ी तादाद जो 11% में मैंने कहा कि वो दई इलाकों में रहती हैं। उसमें जो है वो कोस्ट लाइन के लोग हैं, वो फ़िशिंग से सेक्टर से हैं। उसके साथ-साथ माउंटेनियस एरिया है, जहाँ ये खजूर की बागात और इस तरह के हैं। फिर लाइव स्टॉक्स से रिलेटेड उनका काम है। फिर रे एक ईरान की जो गैर रस्मी एक वो जो बिज़नेस है, जो इंटरनेशनली वो नज़र नहीं आता, उसको स्मगलिंग करके लोग हुँ, का हुँ। असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट बलूचों का है। ओके। उसमें मिडल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक ईंधन है, खुराक है और मुख्तलिफ अजनास है, उसकी पूरी एक तरह से साइकिल है वो बलूचों के पास है। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरू होने से पहले तक तो मेरा ख़्याल है कि उस रीजन में कोई बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी ईरान कंट्रोल कर चुका था जो पहले थी, कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। डू यू थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट किसी दर्जे में वहाँ उस रीजन की अपनी इनर पॉलिटिक्स पर और दीगर इश्यूज़ पर किस तरह से असरअंदाज होगा? क्या कोई चीज़ अ, उभर सकती है, उभर रही है, इस वक़्त लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल अगर हम ईरान में देखें तो रिजीम चेंज की कोई ख़्वाहिश इसराइलियों और अमरीकियों की वो बज़ाहिर पूरी होती हुई नज़र आ नहीं रही है। ऐसा लगता है कि ईरानी अवाम भी इस वक़्त अपनी हुकूमत के इस दर्जे में भी साथ और ज़ाहिर है फ़ॉरेन इंटरवेंशन जब भी होती है नॉर्मली नेशनलिज़्म बढ़ जाता है। इस रीजन का क्या सूरत-ए-हाल है? इस रीजन में क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और यही है कि ओवरऑल जो है वो आम आदमी जो है, वो अगर सेक्टेरियन बुनियादों में हो तो तब जाके एक रिफ्ट मिलता है आपको नीचे। एथनिकली हो, लेकिन अगर हम उनको वो देखें, अगर नेशनल वाइज़ देखें कंट्री के लोग, तो उनका इसराइल के साथ कोई ख़ास हमदर्दी नहीं है। क्योंकि पूरा ईरानी समाज एक तरह से मज़हबी हो चुका है, तो ये ज़्यादातर जो है वो सूफ़ी सेक्ट के वो हैं, नक्शबंदी उससे सुन्नियों में से हैं। ओके, वहाँ जो अब लोग जो प्रैक्टिस हो रही है मज़हबी और वो सारी चीज़ें, ज़ायदान का जो मक्की मस्जिद है, जो जामा मस्जिद कहलाता है और उसका पेश इमाम जो है वो जुम्मे का खुतबा कोई एक अंदाज़ा है, रफ़ अंदाज़ा है कि 10 लाख लोगों तक उसकी एक्सेस है और लोग सुनना चाहते हैं इस नंबर्स में। तो यहाँ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो है वो कुछ सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले बलूच फ़ोर्सेस भी सामने आई हैं, जिसमें जिंदुल्ला आपके सामने है। इस वक़्त जो ऑपरेट कर रही है, जिसको लोग कुछ लोगों का तासुर है कि ये वो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ में से हैं, जिसमें इसराइली और वेस्टर्न जो है अमेरिकन्स इनकी फंडिंग है। उसमें अगर हम कहें तो उनकी जो एक तेज़ी सामने आई थी वो एक फीमेल्स की एक मूवमेंट थी, जो ईरान के अंदर से उठी जिसका उसमें कुर्द लड़की के रैप होने का मामला सामने आया। उस तहरीक को एक आम लफ्ज़ों में ईरानी कहते हैं कि ज़न ज़िंद आज़ादी। यस, बिल्कुल। ज़न ज़िंद आज़ादी, उसमें जो है वो फिर ये हुआ कि कुर्द और बलूचों का एक पुराना एक वो है कुर्बत है, एक ताल्लुक है और वो एक-दूसरे को एज़ ए मज़लूम भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उस बच्ची के साथ जो मामला हुआ उसमें फिर नाराज़गियाँ हुई। उसमें नाराज़गियाँ हुई और फिर उसमें बलूचिस्तान का ये जो बेल्ट है उसमें पहली दफ़ा आर्म स्ट्रगल्स कहें या इंसर्जेंसी कहें या उसको जो है वो अ, शिद्दत कहें तो वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आया और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ एक प्रोसेस रहा जिसमें ईरानी सरकार की तरफ से भी ऑपरेशंस किए गए और बहुत सारा नुकसान ईरानी सरकार या फोर्सेस को भी उठाना पड़ा। तो वो क्या सूरत-ए-हाल है? अब तो जो है वो खामोशी है इन दिनों में। अच्छा, ये खामोशी वाली जो बात आपने की, एक दिलचस्प बात, आप सरहद के इस पार आ जाते हैं। सरहद के इस पार भी खामोशी है, राइट? ये क्या हो रहा है? क्योंकि बलूचिस्तान अभी कुछ अर्सा पहले से बहुत गर्म था। लेकिन इस वक़्त जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है अ, फिर अच्छा उससे पहले जब पाकिस्तान इंडिया वाला क्राइसिस चल रहा था तो उस वक़्त बलूचिस्तान एकदम गर्म हो गया था। लेकिन ईरान पर इसराइल के अटैक के बाद से हमारा वाला बलूचिस्तान खामोश है। वहाँ पर कोई इंसर्जेंसी, कोई बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। इसका क्या रिलेशन है? असल में बलूच जो है ना सियासी तौर पर वो एक तरह से
मुख्तलिफ ख़यालात रखने वाले लोगों पे है। उनके जो आइडियोलॉजी है, उनके जो पॉलिटिकल थीसिस हैं इन ग्रुप्स के, जो बज़ाहिर जो है वो एक ख़ास पे आके एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक-दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। उनका ये है कि कुछ लोग ग्रेटर बलूचिस्तान के हामी होते हैं। ग्रेटर बलूचिस्तान में तो फिर बहुत सारे ओमान और मिडल ईस्ट के भी ऐसे एरियाज़ हैं जो उनके दावात में या उनके क्लेम्स में आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव करते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि हम कितना कैप्चर कर सकते हैं, कितना हम ले सकते हैं, अपने राइट्स, अपने स्पेस या अपनी गुंजाइश। तो ये मुझे मेरी एक वो है एक नाकस राय है कि शायद वेट एंड सी हो रहा हो, क्योंकि इस वक़्त जो है वो इंटरनेशनली भी कोई चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। ठीक है। कुछ अगर इत्तलात ऐसे भी हैं कि अगर आप नए होर्मुज़ को ले लें, जो एक ऑयल टैंकर्स की सप्लाईज़ से रिलेटेड है, वो उसका कितना बलूचों के कंट्रोल में है, क्योंकि ज़ायदान और बसनी और ग्वादर को लें, क्योंकि ये ओमान के करीब तर है। ओमान और ईरान के बीच में ये सारा जो है वो एक तरह से पाथ है जो ऑयल टैंकर्स का, या हुँ। इंटरनेशनली मिडल ईस्ट वाया जो है वो आबना हॉर्मुज़ जो ऑयल सप्लाई है, जो एक बहुत बड़ा इस वक़्त भी जो है वो एक इश्यू है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। तो पसनी का जो अड्डा है वो एक आम तासुर है, और लोग सोशल मीडिया पे बात करें, अगर अमेरिकियों की करीब हम ज़्यादा जाएँ, हम बतौर पाकिस्तानी कौम जो है वो अगर हमने कैंप अपना चेंज किया सरकार की तरफ से, और अगर उनको ये अड्डे दिए गए, तो उसके बाद का क्या सिनेरियो होगा? मेरे ख्याल से इस वक़्त जो जो बेयकीनी है और एक तरह से जो खामोशी है, ये खामोशी शायद किसी तूफ़ान का पेशकदम भी हो सकती है। वबे हो सकता है। अच्छा, वैसे जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक़्त जो बलूच इंसर्जेंट ग्रुप्स हमारे रीजन में सरगर्म हैं, ख़ास तौर पे सरहद के इस पार पाकिस्तान वाली साइड पे, उनके ईरान से ताल्लुकात की नौइयत क्या है? क्योंकि इस वक़्त उनकी खामोशी को समझने के लिए उनके ईरान के साथ माज़ी के ताल्लुकात को समझना बहुत ज़रूरी है। जो 2-3 बड़े हमारे ग्रुप्स हैं, बीएलए है, बीएलएफ है। तो अगर आप थोड़ा-सा उनके बारे में चंद लाइनों में डिफ़ाइन कर दें कि उनके ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है मैं ये उनकी इस खामोशी की तौजीह करना ज़रा आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से उमेर साहब डायरेक्ट अगर हम देखें कि तो ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि उनके कोई बरह रास्त ताल्लुकात हैं ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लोग सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दावा करते हैं कि हम इस सोसाइटी के लिए लड़ रहे हैं, बलूच सोसाइटी के लिए। उनका एक गैर रस्मी एक ताल्लुक है ईरान और पाकिस्तान के बीच का, ठीक है। वो है माशी। ओके। सियासी कम है, माशी है, क्योंकि पूरे दोनों तरफ के अगर हम सिस्तान बलूचिस्तान और इसको बलूचिस्तान को लें, हम उसको मगरबी बलूचिस्तान और मशरकी बलूचिस्तान में तक़सीम करते हैं, ठीक है। आम सोसाइटी। तो इन दोनों के दरमियान जो माशी मामला है, वो इस वक़्त जो है वो बिगड़ चुका है। उसमें जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल आया है कि क्योंकि बगैर खुराक के तो जंग क्या इंसानी ज़िंदगी के तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आया इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? वहाँ से जो खुराक आ रहा था, ईंधन आ रहा था, अब इस वक़्त भी जो बलूचिस्तान में तेल की प्राइसेज़ और ईंधन की जो है वो है, उसके साथ-साथ अब लोग उस तरफ नहीं देख रहे हैं। वहाँ तो खुराक की किल्लत भी होना शुरू हो गई है। क्योंकि ईरानी बलूचिस्तान के थ्रू जो है वो हमारे पाकिस्तानी बलूचिस्तान में जो है वो बड़े हद तक जो है वो, आप उसमें अगर आप आटा और चावल माइनस कर लें, बाकी सारी खुराक जो है वो आपके ईरान के थ्रू आ रही थी। क्या उसमें जो है वो कुर्दनी तेल है, दूसरे आइटम्स हैं, वो सब कुछ वहाँ से। फिर उसके साथ-साथ क्योंकि एक रफ़ आइडिया है कि कुछ 40,000 के करीब जो है वो पिकअप ड्राइवर्स हैं जिनका माश वाबस्ता है। अब 40,000 जो है वो पिकअप्स के जो लोग हैं और वो जो मामलात हैं, वो तो फिर अगर उसको हम खानदान देखें तो वो कोई लाखों के लोग उसके एक तरह से जो है वो कफ़ालत में आ जाते हैं कि इतने लोग जो हैं उसके उनकी कफ़ालत में हैं। तो ये जो सब कुछ है, इसमें मेरे ख़्याल से ये जो सूरत-ए-हाल बिगड़ी है, गैर यकीनी हुई है, इसमें वेट एंड सी का जो एक प्रोसेस आया है। क्योंकि लोअर मिडल क्लास बलूच तो दोनों तरफ गैर रस्मी तौर पर जो है वो इस पूरे खजूरों के काश्त से लेकर इस तरफ के जो जितने भी आपके मेवा-जात हैं, फल हैं, चीज़ें हैं, उन सब के जो है वो एक तरह से गैर रस्मी एक्सपोर्ट में जो है ना वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में वो इन्वॉल्व रहे हैं। अब जो सूरत-ए-हाल है पूरे बलूचिस्तान का दोनों तरफ उनका माश बैठ चुका है। क्योंकि जो अगर हम चाबार पोर्ट को देख लें, उसके साथ-साथ उसके जो पोर्ट के एरियाज़ हैं, उसमें जो बिज़नेस है, मेट्रोपॉलिटन लाइफ़ है,
पूरी जो चाबार की है वो बलूचों के पास है। ठीक है। ठीक है, पर कल्चरल उनका एक एक्सचेंज रहता है, एथनिकली एक एक्सचेंज रहता है, वो सब कुछ जो है वो इस वक़्त जो है वो दब चुका है। ठीक। और फिर बलूचों अब तक जो सूरत-ए-हाल है उसमें तो बिल्कुल एक खामोशी है। उसमें हम लोग नहीं वो असेसमेंट कर पा रहे हैं कि बलूचों की एक अक्सरियत की पोज़ीशंस क्या हैं? आया वो तेहरान के साथ रहना चाहते हैं या वो एक तरह से खामोशी से रिजीम चेंज चाह रहे हैं? अक्सर ये होता है कि ये चीज़ें सब कुछ सरप्राइज़िंगली आते हैं सामने। ठीक है। शायद इस पे काम हो रहा हो और नाराज़गियाँ तो हैं ईरान को लेके, क्योंकि ईरान ने जिस तेज़ी से इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी जो दूसरे एरियाज़ हैं, जो फ़ारसीबान एरियाज़ हैं या वो नान कुर्द और नान बलूच एरियाज़ हैं या नान ज़ाबली एरियाज़ हैं, उनमें जितनी खुल के एक डेवलपमेंट और उसका प्रोसेस शुरू हुआ, वो थोड़ा बहुत हमें उसमें नज़र आया चाबार में। लेकिन कुछ लोगों का असेसमेंट ये है कि चाबार क्योंकि मिडल क्लास और ट्रेड से रिलेटेड था, तो उसने डेवलप होना था। लेकिन बलूचिस्तान के जो आम इलाके हैं, वहाँ किसी हद तक एजुकेशन वो चीज़ें हैं, लेकिन उनकी अपने कंसर्न है। ये नॉन-ज़ावली इलाके क्या हैं अगर आप मुझे निशानी मेरा नान कुर्द और नान ज़ाबली इलाके वो इलाके हैं जो प्योरली उनको खजर कहते हैं, वो लाम लफ्ज़ों में, यानी वो शाह के वो इन्फ्लुएंस में, या जो उनको वो ईरानी कहते हैं। बेसिकली ईरानी तो इनको भी बाय फोर्स ईरानी काउंट करते हैं। ठीक है। वो कहते हैं बाय नेशन आप ईरानी हैं, आप ईरान के एक सब जो है वो ट्राइब्स में से या सब एक मिल्लत में से हैं, जिसमें आप बलूच हैं, कुर्द हैं, ज़ाबली हैं। तो ये जो है ये कोई एथनिसिटी है एथनिसिटी है। और ये किस रीजन में है ज़रा? ये आप ऑलमोस्ट जो है वो आपके अज़रबैजान और जो है अफ़गानिस्तान और इस रीजन्स में है। तो ये लोग बेसिकली क्या आज़री ही होंगे या क्योंकि एक आज़री मिनॉरिटी भी मौजूद है। जी, जी। क्योंकि ईरान खुद जो है वो मुख्तलिफ़ अक़वाम की मिल्लत है। ठीक है। एथनिकली उनके क्योंकि दावे यही हैं कि हम अलग-अलग वो हैं, क्योंकि ईरान एक पुराना वो सिविलाइज़ेशन है, बिल्कुल। उसमें जो है वो मुख्तलिफ़, अब ये भी तो एंथ्रोपोलॉजी में एक बहस है कि पुराने कौन हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नए लोग आए जिन्होंने इक़्तिदार में आए, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, सब कुछ की, उनके पास हिस्ट्री को भी एक तरह से अपने फ़ेवर में लाने की वो एक प्रैक्टिस हम सबके सामने रहा है। फिर लेकिन दूसरे जो अक़वाम हैं वहाँ रह रहे हैं, जो बेसिकली जिप्सीज़ की तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, उसमें बलूच, कुर्द और आपके ज़ाबली जो है इनको काउंट किया जाता है। बैक टू इकोनॉमी हमारे सरहदी इलाकों की सूरत-ए-हाल इस वक़्त आपने कुछ तो इशारा कर दिया। एग्ज़ैक्ट क्या सूरत-ए-हाल है? कौन-कौन से इलाके, कौन-कौन से बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सरहदी इलाके हैं जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इस जंग से? और क्या सरहद पे सख्ती बढ़ी है? लोगों का क्रॉस बॉर्डर आना-जाना रोज़मर्रा किस तरह से मुतासिर हुआ है? देखिए, ये बेसिकली तो अगर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी से पहले देखें तो बहुत सॉफ्ट बॉर्डर काउंट होते थे। यहाँ क्योंकि एक तरह से हम रवादारी का लफ्ज़ करें, क्योंकि ब्रदर मुल्क तो हमारे इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान भी ये क्लेम आता रहा है। अब वो फ़ॉरेन अफ़ेयर और वो जो डिप्लोमेसी है, वो मामलात क्या थे अंदरूनी तौर पर वो उस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं। मैं खुद उसमें से एक जी, आपके सामने एक मिसाल हूँ कि मेरी दादी वहाँ दफ़न है और हम यहाँ रह रहे हैं। और हम आना-जाना लोगों की एक रेगुलर प्रैक्टिस होती थी। उसमें अगर हम ग्वादर से लेकर जो है वो इस पे अगर हम चागी तक जाएँ, उस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल तक हम अगर आएँ, तो इसके बीच जो है वो एक सॉफ्ट सा लोगों का एक्सचेंज होता रहा है। ओके। उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो दोनों तरफ से जो चीज़ें पाकिस्तानी मार्केट्स में प्रोड्यूस हो रही थी, उनकी खपत जो है वो ईरानी मार्केट्स में थी। तो लोकल बलूच वो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे वहाँ, ले जा रहे थे, और वहाँ जो ईरानी सामान जो, अब ईंधन उसमें एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ईंधन बहुत कम कीमत में मिलती है वो, और वहाँ वो जो है वो एक ना तरह से नॉन कस्टम चीज़ नहीं है। ठीक है। उसमें कज़िन्स के दरमियान एक ये बिज़नेस है। उसमें आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके ट्रैक्टर से लेकर दूसरे जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए आपको एक कोटा दिया जाता है ईरानी सरकार की तरफ से ठीक है। अपने शहरी को। वो कोटा आप अवेल करें, उसको आप जलाएँ, या तो आप उसको सेल आउट करें अपने किसी कज़न के पास। ठीक है। तो वो फिर यहाँ लाया जाता है, ठीक है। मुल्की कवानीन और कस्टम्स इन चीज़ों पे बिलीव होना चाहिए। मैं एक शहरी की हैसियत से इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, लेकिन किसी हद तक
ये सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ ये सवाल आता है कि फिर वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ हैं? लेकिन करंट अगर हम बात करें आपके सवाल को लेके, तो उसमें ये है कि दोनों तरफ जो है वो रेगुलर आर्मीज़, दोनों मुल्कों की नेशनल गार्ड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और उसके साथ-साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंतज़ामिया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या पुलिस है, वो एक्टिव हो गई है। ओके। उसमें बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, फैक्टर बहुत सारे हैं, जिसमें लग रहा होगा कि कुछ बड़े पैमाने पे कुछ हो ना हो, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो रियासतों के मुतल्लिक़ एक आम तासुर है कि एक मेजॉरिटी जो है वो तेहरान से नाराज़ है और इस तरफ एक तासुर आम-सा जी, है बिल्कुल। कि इस्लामाबाद के मुतल्लिक़ भी जो है वो लोग सॉफ्ट वो नहीं रखते, जी, मौक़िफ़ नहीं रखते। बिल्कुल। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल आपके ख़्याल में थोड़ी-सी बिल्कुल, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो बेयकीनी है और कुछ असेसमेंट करने जैसी नहीं है, क्योंकि खामोशी है। फिर ईरानी बलूचिस्तान, जिसको हम सीस्तान बलूचिस्तान कहते हैं, वहाँ इंटरनेट का एक्सेस बहुत कम है। और फिर आम आदमी जो इंस्टाग्राम और इस तरह की जो फ़ोरम्स यूज़ करता था, वो किसी हद तक आपको चीज़ें रिपोर्ट कर रहा होता था, वो सिलसिला किसी हद तक रुक चुका है, क्योंकि लोग अवॉइड भी कर रहे हैं। फिर एक वो प्रैक्टिस चल चुका है वहाँ पर, क्योंकि एक जंगी सूरत-हाल है, जंगी सूरत-हाल में तो आप सही तौर पर किसी चीज़ का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लेम्स और इस तरह के जो है वो रूमर्स और बहुत सारे मामलात जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लोग अवॉइड भी कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन दोनों तरफ जो है वो लोग चाह रहे हैं कि इस सूरत-हाल के बावजूद भी वो जो प्रैक्टिस थी गैर रस्मी बिज़नेस या माशी मईशत का, क्योंकि अब हम फ़ौरी तौर पर जो है वो हमारी रियासत भी अब क्वेटा जैसे शहर में भी अ, दो टोटल जो है वो 2 पेट्रोल पंप पीएसओ के हैं और ग्वादर जैसे शहर में 1 पंप है जो पीएसओ का लाइसेंस्ड है। बाकी बलूचिस्तान में ईंधन भी हम अब तक प्रोवाइड नहीं कर सके हैं पाकिस्तानी, तो बाकी चीज़ें हम कैसे कर पाएँगे? इसमें फिर वो कुव्वतें जो एक तरह से नाराज़ रहती हैं, उनको क्या अपने बयानिया को बढ़ाने में या उसको पेश करने में कितनी मदद मिलेगी? ये सब कुछ जो है वो एक सवालिया निशान बन गए और एक वो है लम्हे फ़िक्री अभी है और क्या होगा? क्या होने जा रहा है? और अगर रिजीम गिराया गया तो उसमें से फिर कौन-सी ताकतें उभर के आएँगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक नया मिडल ईस्ट बनने जा रहा है। यस। न्यू मिडल ईस्ट में बलूचों की 11% वो जो उनकी ज़मीन की शमूलियत है वो कहाँ होगी? और इस तरफ की पाकिस्तानी बलूचिस्तान में बलूच उससे क्या तासुर लेंगे? ये एक अल-तलब जो है वो अब भी सवाल है। पर्शियन से पहले तो कुर्दों का सवाल। अगर मिडल ईस्ट ड्रॉ होगा तो शायद कुर्द अ, पहले नंबर पर शायद। लेकिन कुर्दों की अभी जो मालिया प्रैक्टिस आई है उसमें उनको अगर बलूचों से कंपेयर करें तो उनमें लचक देखी गई है। हुँ, यस, बिल्कुल। जैसे तुर्किया में हम देखें तो जी, बिल्कुल। वो है कि और उन्होंने इराक में जो लेकिन अब तक मुका। जो यहाँ इस खित्ते में जो एक वो कौमी सवाल पे जो लोग खड़े हैं हुँ, मतलब मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ ये अलग बात है। जी। जर्नलिस्टिक हम एंगल से उसको देखें तो वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग मौजूद है। हुँ, यू आर राइट, यू आर राइट। अ, जैश-उल अदल को लें, यहाँ की ब्रास के सूरत में जो इंसर्जेंट्स फोर्सेस हैं, जो किसी हद तक जो है वो इस्लामाबाद के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं। अब ये है कि अमेरिकन्स कूदते हैं तो सिचुएशंस क्या बनता है? अच्छा, एक जो सवाल हमारे यहाँ जितनी भी ये ब्रास का आपने नाम लिया और बाकी जो तंज़ीम है, जस्ट फ्रॉम माय ओन अंडरस्टैंडिंग, ये जितनी भी तंज़ीमें पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, इनमें से कोई भी तंज़ीम क्रॉस बॉर्डर अटैक्स में तो मुलविस नहीं है। इनमें से कोई तंज़ीम भी उस तरफ के बलूचों की रिप्रेजेंटेशन का दावा तो नहीं करती। नहीं, रिप्रेजेंटेशन का क्लेम तो है, जैसे मैंने कहा ना उनमें से कुछ ग्रेटर बलूचिस्तान के हामी हैं ठीक है। और कुछ जो है वो बलूच कौम की बका और उसकी शिनाख्त और उसकी जो है वो कौमी सवाल पे करते है। हैं, लेकिन उनके अटैक्स बेसिक उनकी। नहीं, अगर हम ये बात करें तो वो उनमें से फिर ये भी होता है कि एक जगह जो है वो उनके लिए सेफ पैसेज हो ठीक है। और एक जगह जो है वो बैटल ग्राउंड हो। ओके। ये फ़ॉर्मूला किसी हद तक जर्नलिस्टिक उसमें हम इसकी थीसिस करें, तो ये हो सकता है कि दोनों रियासतों को क्यों छेड़ें? ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। फिर क्योंकि बलूच सोसाइटी से ही है ये लोग, कोई वो नहीं है कि आउटसाइडर्स नहीं है। अब तक हम लोग क्लेम करते रहे हैं कि इसमें जो है वो ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ का हिस्सा हैं, रियासतों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का है। लेकिन किसी हद तक अब देखते हैं कि अब तक जो है वो ऐसा कोई बंदा सामने नहीं आया, जिसको इन्होंने कहा हो कि ये बंदा हमने मारा है और ये बलूचिस्तान से बाहर का है। ठीक है।
इनके पास जो मैन पावर है या जो लोग इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व हैं, वो किसी हद तक लोकल्स हैं और नेटिव्स हैं, और वहाँ वहाँ वो उसी सोसाइटी से या मासिब में उनकी कहीं न कहीं जो है वो सपोर्ट और वो एक हिमायत सा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि हम देखते रहे हैं, अफ़गानिस्तान का मॉडल है, ईरान का मॉडल है या इराक है, इसमें डायस्पोरा का एक बड़ा दखल है। ईरान में अगर आप बात करें ईरान की मौजूदा सूरत-ए-हाल में, क्योंकि बहुत सख्ती भी रही है पासदारान ईरान की जानिब से। ठीक है। अब जो नक्शबंदी वहाँ बच गए हैं बलूचों की सूरत में, वो हैं जो सूफ़ी हैं और इस किसी हद तक समाज में रहते हुए ईरान के जुरिडिक्शन में रहते हुए वो अपनी मज़हबी और नस्ली शिनाख्त चाह रहे होते हैं। ठीक है। वो चाहते हैं कि हम सुन्नी हैं तो हम सुन्नी नाम रख लें अपने बच्चों के, जबकि ईरान में ये प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा। ईरानी सरकार आपको एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करती है जिसमें उनके लेंस से नक्शबंदी, जो एक सूफ़ी सिलसिला है जो बलूचिस्तान में किसी हद तक उसको पासदारान ने भी बर्दाश्त किया है, नहीं तो बाकी पर बहुत सख्ती की गई है। ठीक। अब वो एक डायस्पोरा की शक्ल में मिडल ईस्ट में और वेस्ट में आपको मिलते हैं। उसी तरह ईरान की जो मेजॉरिटी फ़ारसीबान जो लोग हैं, जो फ़ारसी में बात करने वाले ज़ुबान मादरी ज़ुबान बोलने वाले, उनका एक बड़ा डायस्पोरा है, जिसमें शाह ईरान के हामी लोगों का भी है। तो अब ये देखते हैं कि ये पूरी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, लेकिन पोस्ट रिजीम चेंज पे ये हो सकती है। अब तक जो हैं लोग, बज़ाहिर तो ईरान के साथ हमें नज़र आ रहे हैं, तेहरान के साथ। अब वो उसी ज्यूरिडिक्शन और उसी चीज़ों में चाह के अपने राइट्स माँग रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है। रिजीम चेंज के लिए कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट, कोई रिप्रेजेंटेशन लोगों की ग्राउंड पर होनी भी चाहिए। मेरा ख़्याल है, आई डोंट नो वो कितना आसान होगा या होगा या नहीं होगा, लेकिन ख़ैर ये हमारे एक नए पॉडकास्ट का मौजू हो सकता है। जी मौलवी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा इंशाल्लाह दावत देंगे और जब तक ये तनाज़ा चल रहा है इसके मज़ीद पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सामीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको ऑडियो का मीडियम का ये पॉडकास्ट समझ में आया और पसंद आया, तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और नेक्स्ट किसी और मौजू पर गुफ्तगू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। मेज़बान उमैर बिन रियाज़ को इजाज़त दीजिए। ए डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।